प्रिय साथियों, सुप्रभातम। संस्कृत प्रज्ञा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स इस पेज को मैंने लिया है और इसी का अध्ययन मैं भी कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों को फिर दे दूँ। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेक्स कहा जाता था। पूछ रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा कि किस ग्रंथ में ये कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा को शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेक्स कहा जाता है। किस ग्रंथ में मलेक्स शब्द का प्रयोग किया गया है जो शुद्ध संस्कृत नहीं बोल सकते थे? श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया था, कि गोपद में कहा गया था, कि बृहदारण्यक में कहा गया था, कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया था? तो इसका उत्तर आपका है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया था कि जो संस्कृत भाषा को शुद्ध नहीं बोल सकते हैं उन्हें मलेक्स कहा जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, हर वेदों का एक अपना ग्रंथ होता है, तो शुक्ल यजुर्वेद का एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण में इस कथन का उल्लेख है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मलेक्स। याज्ञवल्क्य द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथों में से सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में दो रूप थे, ब्रह्म के दो रूप थे, एक मूर्त था और दूसरा अमूर्त था। इन्हें यत और त्यत अर्थात सत और असत भी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं। कितने कांड हैं? क्वेश्चन बन सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में कितने कांड हैं? तो शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मलेक्स से प्राय ऐसे व्यक्ति से भी है जो नीच, पापी, दुष्ट, सदाचार का पालन ना करने वाला होता है, उसे मलेक्स कहा है। वो व्यक्ति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से अलग हों वह मलेक्स की श्रेणी में आते हैं। आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि मलेक्स जो संस्कृत भाषा नहीं बोल सकते हैं उनको मलेक्स कहा जाता था। उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो शतपथ ब्राह्मण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, इसमें से मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि इसमें सही क्या है। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, सूची 1 में दिए गए राजाओं के नाम तथा सूची में दिए गए राजाओं की पत्नियों के नाम का सही सुमेलन किया गया है, जिसे आपकी ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम जी हैं। तो इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या था? कुमार देवी। और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। इसको यहाँ से इसको मिला दिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा। क्या नाम था? कुमेर नागा।
और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी। देखिए इसका सीधा सीधा लगा। तो अब ये घास पाँच हो रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कुछ इधर से रेखा जा रही है, तो इसको हम ऐसे ना करके इसको संख्या में लिख लेते हैं। संख्या में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। आपके ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक, और इनकी पत्नी का नाम है कुमार देवी, कुमार देवी। तो यहाँ तीसरा सही है, इसके सामने हम 3 लिख लेते हैं। और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम है दत्ता देवी, यहाँ 1 लिख लेते हैं, ये आपका 1 हो गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, यहाँ 2 लिख लेते हैं। और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी, 4 लिख लेते हैं। देखिए भैया 31-24 किस में है, विकल्प सी में है। 31-24 किस में है, विकल्प सी में है। आपका ही विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भारतीय शासन के संबंध में उपलब्ध है, प्राचीन उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर कह रहा है, इधर देख लीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही मिलान करना है। तो आपका प्रश्न है, देख लेते हैं। देखिए थोड़ा संसाधन का मेरे पास अभाव है, तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं। कह रहा है आंसर इसका देख लेते हैं पहले, व्याख्या में क्या बता रहा है। यहाँ से कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, अब यहाँ आपसे प्रश्न बन सकता है कि कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, या अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, किसने रचा है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, और कौटिल्य की रचना का नाम है अर्थशास्त्र। भारतीय शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम रचना है अर्थशास्त्र। किस लिए, किस क्षेत्र की है प्राचीनतम रचना? भारतीय राज शासन के संबंध में प्राचीनतम रचना है कौन? अर्थशास्त्र। तो इस ग्रंथ में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इसके अधिकरणों में नागरिक प्रशासन, दीवानी, फौजदारी, कानूनों, सभासदों एवं सप्तांक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान इस पुस्तक को मौर्य काल की रचना मानते हैं, जिससे इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अतः कथन 1 व दोनों सही हो सकते हैं। वो कथन क्या है आइए हम देख लेते हैं। कथन आपका पीछे चला गया है, ये है, यहाँ पर है। ये भारतीय शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, ये भी सही है आपका, ठीक। और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का शासन तंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है? इब्न बतूता ने कहा है, कि अलबरूनी ने कहा है, कि फरिश्ता ने कहा है, कि अबुल फजल ने कहा है। इनमें से किस ने ये कहा है कि दिल्ली जो है विश्व की उत्कृष्ट शहरों में से एक है, मतलब विश्व स्तर पर है? तो आंसर कह रहा है कि इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेहला। किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर
तथा रोचक जानकारियाँ देता है। ये विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए दिल्ली के सुल्तान, उस समय का दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा। सुल्तान ने उसकी बुद्धिता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको नियुक्त किया? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी, काजी उर्दू शब्द है, मतलब ने उसको न्यायाधीश नियुक्त किया। राजधानी दिल्ली को पहली बार जब उसने देखा तो दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में उसने बताया। किसने? इब्न बतूता ने बताया कि दिल्ली जो है विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन को, कि लॉर्ड रिपन को, कि लॉर्ड कर्जन को, कि लॉर्ड डलहौजी को? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए निम्न प्रावधान किए हैं। प्रावधान क्या है कि ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई, नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई, प्रत्येक जिले में जिला, उपविभाग, तालुका बनाई गई। फिर सरकारी हस्तक्षेप की अनुमत कार्यों की समीक्षा करने तक ही शामिल कर दी गई। तो इसमें का आपका आंसर आपका बी सही है। लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा लॉर्ड रिपन, जो ये स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं।